नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत की मिट्टियों के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन-कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत में मिट्टी के कौन सी संस्था इसे विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखा है आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में कहें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। और के अनुसार यानी आईसीएआर के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो कौन-कौन सी मिट्टियाँ उनके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पर 7 प्रकार की मिट्टियाँ दी गई हैं, पहले इनको हम जान लेते हैं। पहली आपकी मिट्टी है, पहली है पर्वतीय मिट्टी, दूसरी जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। तो इनके बारे में हम पहले जानते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो है कि भारत की सभी मिट्टियों में प्रमुखता 3 तत्व की कमी पाई जाती है। तो जब भी कंपटीशन में कोई भी प्रश्न आए कि भारत में किस लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, किसी भी मिट्टी के बारे में पूछा जाए कि किस मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी है, तो आपको यह 3 तथ्य याद रखना है कि इन तत्वों की हमेशा ही भारतीय मिट्टी में कमी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि पूर्णतः कमी पाई जाती है, लेकिन बहुधा इनकी प्रमुखता इन 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। तो वो कौन-कौन से हैं? पहली आपकी ह्यूमस है, दूसरा आपका नाइट्रोजन और तीसरा फास्फोरस है। तो ये 3 ऐसे तत्व हैं जो भारत की सभी मिट्टियों में जो कमी पाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अ, भारत में किन कौन-सी मिट्टी का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो उसके बारे में जानते हैं हम। तो यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है यानी भारत की पूरी क्षेत्रफल का कुल परसेंट यानी 100% भूमि है, तो उसमें 43% आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो नदियों के बहाव से बनती है, ठीक है। दूसरा है लाल मिट्टी जो 18% है, काली मिट्टी 15% है और लैटेराइट मिट्टी 3.7% है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में कौन कितनी प्रतिशत में मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपको मुख्यतः याद रखना है, ठीक है। 4 मिट्टियाँ थी जिनके बारे में जाना आपने। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कि कौन-कौन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो ठीक है, इनका पहला पॉइंट क्या है कि काप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को कॉफ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोनों ये आपको याद रखना है कौन-कौन सी मिट्टियाँ हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उनका क्षेत्र कहाँ पर है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र तक मैदान है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो आपके उत्तर भारत के सतलज मैदान से लेके सतलज यानी सतलज की जो नदी है, सतलज नदी के लेकर ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट है कि तटीय क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में और केरल एवं गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसे हम नक्शे से थोड़ा देख लेते हैं कि भारत की जो हम आपको बता दें ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी तट की बात की गई है। तो यहाँ पर आपके हम बता दें कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये आकर डेल्टा पूर्वी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी बहाकर लाती हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि तटीय क्षेत्र में कहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी समुद्र के किनारे जो भी क्षेत्र होता है उसे हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। तो इनमें पहाड़ों से मिट्टी बहाकर लाई जाती है और यहीं पर बिछा दी जाती है जिससे कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत में सतलज से मैदान की, तो वो भी देख लेते हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारा नक्शा आपके जम्मू कश्मीर से भारत का बनाया है। यानी यहाँ पर आपकी सतलज नदी आती है, यानी जो नेपाल है, नेपाल आपका ये रहा, ठीक है। तो ये सतलज नदी यहाँ पर बहती है और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इससे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो क्षेत्र इतना है यानी ये क्षेत्र जो आपका है वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम
का क्षेत्र पाया जाता है तो यहाँ पर आपकी सतलज नदी है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी वो पूर्वोत्तर भारत में बहती है और आपकी जो सतलज नदी है वो उत्तर भारत में बहती है। तो इनका जो क्षेत्र इतना है, इसमें ही आपकी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। जैसे कि यहाँ पर गंगा नदी तंत्र है, ठीक है, और गंगा नदी तंत्र में मिलने वाली सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और उत्तर दिशा में गिरने वाली सभी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र विस्तार रूप से फैला है, जिस कारण से यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि दो क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, एक तो उत्तर भारत में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है, और दूसरा है कि आपकी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटी पर यहाँ पर आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आकर जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर भारत में और आपके पूर्वी तटीय मैदान में। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है इसी में पूर्वी तटीय में दी गई थी, यहाँ भी देख लेते हैं पॉइंट कि केरल एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो केरल भी आपको बताया था कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः इधर पाई जाती है, लेकिन काफ़ी मात्रा में इधर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर है, और गुजरात में भी आपके यहाँ पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी नाम मात्र की यदि बात करें, कुछ मात्रा में आपकी केरल गुजरात में पाई जाती है, बहुधा आपके उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, कृष्णा यानी आपकी सतलज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक और आपकी पूर्वी भारत में पाई जाती है। पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र में यहाँ पर आपकी महानदी कावेरी, आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया है। तो ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी गई है। ठीक है, जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा की बात करें, जो पहाड़ों से मिट्टी बहाकर नदियाँ लाती हैं और जो समुद्र किनारे बहा देती हैं, यानी जहाँ पर प्लेन क्षेत्र होता है वहाँ पर नदियाँ अपना जो गाद होता है और मलबा होता है बहा कर नहीं ले जाती हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार क्या होता है। जलोढ़ मृदा के प्रकार के बारे में जानते हैं। प्रकार दो प्रकार की होती है जलोढ़ मृदा जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी खादर। तो हम इसे पहला देख लेते हैं कि पहली आपकी मृदा कौन सी? खादर। यानी इसके बारे में क्या है कि नदी के पास में बाढ़ क्षेत्र पाई जाती है, नदी के पास में बाढ़ क्षेत्र पाई जाती है और इस नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीनीकरण कर दिया जाता है, अतः इसे नई जलोढ़ भी कहा जाता है। ये अधिक उपजाऊ होती है। तो आपको हम बता दें कि जैसे कि नदी बह रही है, ये आपकी नदी है, ठीक है, तो जो इसके पास की जो मिट्टी क्षेत्र होगा, यानी नदी के जो पास का क्षेत्र है, इसमें नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि बाढ़ आने पर ये नदी का विस्तार हो जाता है और यहाँ तक ये भर जाती है चारों दिशा में। जो नदी के पास की जो मिट्टी है, यानी समथिंग 50 यानी आधा किलोमीटर की बात करें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ की जो मिट्टी है नदियों की, कोई भी नदी हो, उस क्षेत्र की जो पास की जो मिट्टी होगी वो आपकी जलोढ़ मिट्टी होगी। यानी वो जलोढ़ मिट्टी उसे हम कहते हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जहाँ तक जिस भूमि को बाढ़ प्रभावित करती है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी? नवीन, वो भी आपकी खादर मिट्टी। ठीक है, समझ गए होंगे कि खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदी के पास वाले क्षेत्रों में और पाई जाती है। इसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। दूसरी आपकी है बांगर। बांगर के बारे में जानते हैं? बांगर के बारे में जानते हैं कि बांगर की जो नदी, बांगर जो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार बताए आपको, खादर और बांगर। तो बांगर के बारे में जानते हैं, नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीनीकृत नहीं पाई जाती, इसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। तो स्वाभाविक है जहाँ पर अम्लीय और क्षारीय मृदा का निर्माण अच्छी तरीके से होता है, यानी जहाँ पर नई मिट्टी बिछा दी जाती है वहाँ पर उपजाऊ होगी। और खादर मिट्टी की बात करें तो आपके हम बता दें कि जैसे कि ये नदी है और नदी काफ़ी, यानी पहले बाढ़ यहाँ तक आती थी, लेकिन कुछ बाढ़ में पानी की कमी से या फिर अब नहीं आती, यानी प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ नहीं आने से यहाँ की जो मिट्टी जो है वो आपकी बांगर यानी पुरानी मिट्टी होगी। पुरानी मिट्टी कारण यहाँ पर उसमें जो तत्व होते हैं भूमि में वो पूर्णता नहीं, जिस कारण से ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत दो मिट्टियाँ आती हैं, खादर और बांगर। खादर होती है वो बहुत नवीनी होती है, जो उपजाऊ होती है, और जो बांगर होती है वो कम उपजाऊ होती है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सभी मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जलोढ़ मृदा भारत में पाई जाने वाली सभी मृदाओं में सबसे
अधिक उपजाऊ है। दूसरा पॉइंट है कि बांगर क्षेत्र में खुदाई करने से चूना पदार्थ की ग्रंथ ये पाई जाती हैं जो कि नदियों द्वारा लाई गई हैं और कालांतर में मृदा द्वारा दबा दी गई हैं। तो ग्रंथिपय क्या होती है कि पत्थर आपने जब कभी जमीन खोदते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कुछ मिलती हैं जिसे हम छोटी छोटी गुट्टी सी मानते हैं। उन्हें पत्थर होते हैं चपटे टाइप के जो पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं कि ये बहाकर लाए गए और मिट्टी में दबा दिए गए हैं। इसका मतलब जहाँ पर ये मिट्टी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बाढ़ पहले आती थी और अब बाढ़ नहीं आती। इसका मतलब यहाँ पर बांगर मिट्टी है और जहाँ पर हर साल बाढ़ जिस भूमि को प्रभावित करते हैं वहाँ पर खादर मिट्टी है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पॉइंट है वो क्या इंडिकेटर कर रहा है कि चूने पदार्थ की जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि नदियों द्वारा लाई गई कालांतर मृदा में दबा दी गई। तो ये भी याद रखना है कि पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां होती हैं छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो किसके बने होते हैं तो याद रखना है चूना पत्थर के। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की बात करते हैं मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत की 8 प्रकार की मिट्टियों में 3 तत्व की कमी पाई जाती है, वो आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। यदि हम लाल मिट्टी की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। काली मिट्टी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। यानी भारत की 8 प्रकार की मिट्टियों में आपकी 3 तत्व की कमी पाई जाती है। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा कि 4 तत्व दे दिए जाएंगे और इसमें पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी मिट्टी है जिसमें से एक तत्व नहीं पाया जाता है। तो इनमें से कोई एक दिया होगा उसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसका लास्ट क्वेश्चन पॉइंट हम देख लेते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है कि चूना पत्थर पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो आपकी लेटेराइट वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसमें चूना पत्थर तथा पोटेशियम की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब हम लाल मिट्टी की बात करते हैं, लाल मृदा के बारे में जानते हैं। तो लाल मृदा से क्या पॉइंट बनते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। यानी जो आपकी जलोढ़ मृदा थी वो आपकी 43% थी जबकि लाल मृदा यानी दूसरे भारत की यदि 100% आपका यदि क्षेत्रफल है भूमि का तो उसमें आपके दूसरे नंबर पे यानी 18% कोई भूमि पाई जाती है जिसमें मृदा पाई जाती है तो वो आपकी लाल मृदा है। तो लाल मृदा के बारे में हम समझते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है और 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग की होती है। तो लाल मृदा का प्रमुख कारण होना है आयरन ऑक्साइड का मिला होना। ठीक है, क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो दक्षिण भारत के पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है और विस्तार यानी जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिण भारत है पूर्वी तरफ यानी आपकी ये क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि लाल मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आप समझिएगा कि दूसरा पॉइंट है कि विस्तार कहाँ है तो तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। ठीक है, और आपके आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, पूर्वी मध्य प्रदेश एवं झारखंड क्षेत्र में है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपकी जो लाल मृदा है उस लाल मृदा के बारे में हम आपको प्रायद्वीपीय भारत के नक्शे के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, तो आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानें कि जो प्रायद्वीपीय भारत में आपकी तमिलनाडु, ठीक है, तो ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र में लाल मृदा आती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका कौन कौन सी राज्य आ जाती है, तमिलनाडु आ जाता है, तेलंगाना आ जाता है आपका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, और पूर्वी मध्य प्रदेश यानी आपका ये मध्य प्रदेश आ जाता है थोड़ा सा और झारखंड आ जाता है। तो इसमें आपकी क्या पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि लाल मृदा किन राज्यों में पाई जाती है। तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में लाल मृदा पाई जाती है। जबकि हमने आपको बता दिया है कि जो आपकी जलोढ़ मृदा है वो आपके पूर्वी घाट पर पाई जाती है, ना कि पूर्वी घाट पर जब पाई जाती है। थोड़ी केरल में है, थोड़ी गुजरात में और सबसे ज़्यादा आपका उत्तर भारत में यानी आपकी सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। तो अगला पॉइंट है कि पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सब सर्वाधिक जो लाल मृदा होती है वो आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट है
अगला पॉइंट की बात करते हैं तो लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत की कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लाल मृदा का जो बनना यानी वहाँ पर पाए जाने का प्रमुख कारण है कि वहाँ पर कम वर्षा क्षेत्र वाले क्षेत्र में ही लाल मृदा पाई जाती है। अब हम काली मृदा के बारे में बात करते हैं। तो काली मृदा का जो पॉइंट बन रहा है उससे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि कपासी मृदा या रेगुर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी कपासी मृदा या हम रेगुर मृदा की बात करें या फिर हम लावा मृदा की बात करें या फिर काली मिट्टी की बात करें तो इनके नाम से भी जाना जाता है काली मृदा के बारे में, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, उत्तरी कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तंग और आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी हम आपको बता दें नक्शे के माध्यम से। आपका उत्तरी कर्नाटक यानी कर्नाटक की बात करें तो आपकी ये ये कर्नाटक आपको उत्तरी कर्नाटक में रह गया है, ठीक है। और आपका महाराष्ट्र में है, यानी महाराष्ट्र में आपकी काली मृदा है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की इधर क्षेत्र में महाराष्ट्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, तो आपकी मध्य प्रदेश में इधर पाई जाती है, और गुजरात में। यानी इन 4 राज्यों में बता दें आपको, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है। तो ये 4 राज्यों में आपकी काली मृदा पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। गुजरात का क्षेत्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर पाई जाती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो और बनते प्रमुख पॉइंट बन रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में भी पाई जाती है, और वहाँ से करेल मृदा कहा जाता है। यानी जो स्थानीय क्षेत्र में इस मृदा का जो काली मिट्टी है उसे हम काली मिट्टी को क्या कहते हैं, करेल मृदा भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है कि अक्सर पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है काली मृदा को क्या नाम दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि चेरनोजम दिया गया है, ठीक है। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा यूएसए की ग्रेट लेक्स में पश्चिम में भी पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूक्रेन अक्सर अभी सुर्खियों में चल रहा है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और यूएसए की ग्रेट लेक्स में भी पाई जाती है, यानी महान झील जो है आपकी यूएसए की उसमें पाई जाती है। और जो आपका काला सागर है, काला सागर के उत्तर में जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी पाई जाती है। तो ये भी पॉइंट ये आपको याद रखना है कि विश्व के क्षेत्रफल में भी कहाँ पाई जाती है। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि काली मृदा लावा चट्टानों के टूटने से बनी मृदा है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि काली मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई। इन चट्टानों की लावा जो अपने ज्वालामुखी की चट्टानों से टूटने फूटने से जो मृदा का निर्माण होता है वो आपकी काली मृदा का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार प्रमुख रूप से मिट्टी पाई जाती है। दक्कन का पठार और मालवा का पठार, यहाँ पर भी आपके दक्कन पठार और मालवा का पठार, हम आपको बता दें कि आपकी दक्कन का पठार, मालवा का पठार, यहाँ ये आपका मालवा का पठार है, ठीक है। और आपका दक्कन का पठार यहाँ पर है। तो ये आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करें, सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये भी आपको याद रखने की, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रफल है यहाँ पर आपकी काली मृदा का निर्माण हुआ है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्क कृषि, जल बचाव वाली सिंचाई पर आधारित होती है। जल बच वाली सिंचाई पर आधारित होती है, के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर यानी अधिक अवशोषित करती है ये मिट्टी, ठीक है। और इसे हम जुती मिट्टी भी कहते हैं, यानी जब बारिश होती है तो इनमें दरारें पड़ जाती है और पानी इन्हीं में चला जाता है, तो इसे हम जुताई मिट्टी भी कहते हैं कि इसे अपने आप ही जुत जाती है। तो ठीक समझ गए होंगे आपने काली मृदा के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। तो इससे क्या पॉइंट बन रहे हैं देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इस लेटेराइट मृदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। लेटेराइट मृदा का पहला पॉइंट है कि इस मृदा का निर्माण 2 प्रमुख परिस्थितियों के कारण हुआ है। तो वो कौन से 2 प्रमुख कारण देख लेते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा अधिक गर्मी, यानी जो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है वो कहीं ना कहीं अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश और आपके अधिक गर्मी, यानी तुरंत 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाए और अधिक गर्मी हो जाए तो वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। तो 2 परिस्थितियाँ याद रखना है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए और अधिक गर्मी होना चाहिए, तो वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। उपरोक्त परिस्थितियों भारत में 3 जगह पाई जाती हैं, तो ये भी याद रखना है। पश्चिमी घाट पर, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पर आपकी लेटेराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर 200-250 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी होती है और अधिक धूप भी पड़ती है, ठीक है। उड़ीसा के तट पर, तो आपका उड़ीसा के तट पर है, यहाँ पर भी आपके
लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और शिलोंग पठार जो आपका पूर्वोत्तर भारत में शिलोंग पठार है, तो यहाँ पर भी आपकी शिलोंग पठार पर लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है, क्योंकि गारो खासी जयंतियाँ पर वहाँ पर जो आपकी अधिक बारिश होती है, जिस कारण से वहाँ पर धूप भी पड़ती है, जिस कारण से वहाँ पर लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। तो आप समझ गए होंगे तीनों पॉइंट की कौन कौन से हैं। कि प्रमुख कारण है कि लैटेराइट मृदा का निर्माण होने के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, अधिक गर्मी हो। तीसरा है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर, उड़ीसा तट पर, और शिलोंग पठार पर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में इन्हीं लैटेराइट मिट्टी से संबंधित। पहला है कि असम में मिकी रेंगमा पहाड़ियों पर पाई जाती है, और आपकी सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल के बाद महाराष्ट्र में है। तो ये भी आप याद रखना कि सर्वाधिक जो काली मिट्टी का वो आपकी लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है, तो वो आपके केरल में, फिर इसके बाद आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु की शिवाराय पहाड़ी पर कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपकी तमिलनाडु है, तमिलनाडु की शिवाराय पहाड़ी पर भी पाई जाती है। ईंटों बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपको याद रखने की जो लैटेराइट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग मिट्टी यानी ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी से ईंटें बनाने का काम चलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की कमी पाई जाती है। तो याद रखना है कि भारत की 8 प्रकार की मिट्टियों में 3 प्रमुख तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आपकी ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसमें पोटास भी पाया जाता है, कमी पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर। और ऑक्साइड के कारण लाल रंग होती है। लेटेराइट लाल रंग की जो मृदा है, उसमें भी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और जो लेटेराइट मिट्टी है, इसमें भी आयरन ऑक्साइड के कारण ही लाल रंग की मृदा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो अधिक वर्षा के कारण क्रम के भीगने और सूखने से मृदा में सिलिका पदार्थ निश्चालन हो गया, और यह निश्चालन एक निश्चालित मृदा है। तो ये भी याद रखना है कि जो निश्चालित मृदा होती है वो बहुत ही कम उपजाऊ होती है, और इसमें मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, मसाले और काजू, सिनकोना आदि उगाए जा सकते हैं। इसमें यानी जो पदार्थ वाली जो आपकी वो हैं फसलें, उनमें नहीं, जैसे कि गेहूँ है और आपका बाजरा है और धान है, इन चीज़ों को उपजाया नहीं जा सकता। इसका प्रमुख कारण है कि इसमें जो निश्चालन हो गया है। निश्चालन का मतलब होता है कि यदि संस्था आपने पढ़े होंगे, हमने अध्ययन किया है, जो पृथ्वी पर जो आपकी मृदा है, उस पर अधिक बारिश होने के कारण जो इसकी जो मुख्य जो तत्व हैं, वो निचले स्तर में, संस्तर में चले जाते हैं, जिस कारण से ये मृदा बहुत ही कम उपजाऊ हो जाती है। और इस मृदा के कारण इसमें से जो खाद्यान्न होते हैं वो नहीं उपजाए जा सकते हैं। तो इसमें जो आप समझ गए होंगे कि निश्चालन क्या होता है। निश्चालन का मतलब होता है कि जो मृदा में मुख्य तत्व पाए जाते हैं, वो पृथ्वी के दूसरे संस्तर में, यानी जमीन के पहले संस्तर से बी संस्तर में चले जाते हैं, उसे हम निश्चालन क्रिया कहते हैं। ये निश्चालित मृदा है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि खाद्यान्न के लिए अनुपयुक्त मृदा है। चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू, सिनकोना आदि उगाए जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि एक चाय, कॉफ़ी, मसाले, सिनकोना आदि आपको पॉइंट दे दी जाएंगे। पूछा जाएगा कि खनिज उपयुक्त के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त नहीं है, तो आपको याद रखना है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, जो 5वीं मिट्टी है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपका पहला पॉइंट है कि विस्तार कहाँ पर है। भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्र में, यानी दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान और कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है, तो जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो मुख्य रूप से है, वो आपके दक्षिणी पंजाब में, आपके दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है, और आपके दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। तो आपके हरियाणा में भी पाई जाती है, और आपके राजस्थान में पाई जाती है, और गुजरात में। यानी जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर जहाँ पर कम बारिश होती है, वहाँ पर आपकी मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये आपके जो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र में जो मिट्टी का निर्माण हुआ, वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि खाद्यान्न उगाना संभव नहीं, अतः ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों की खेती की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पूछा जाता है अक्सर कि मरुस्थलीय मिट्टी में कौन से अनाज की उत्पत्ति की जाती है। तो याद रखना है मोटे अनाज जो होते हैं उनकी फसल की जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा के बारे में जानते हैं।
पर्वतीय मृदा के बारे में जो पॉइंट पहला है वो हम आपको बता दें। पहला पॉइंट जो है, पहला है कि हिमालय के साथ साथ पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो जो आपके उत्तर भारत के जो हिमालय से सटी हुई राज्य हैं उनमें पाई जाती है। तो कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर केंद्र प्रदेश में पाई जाती है, और आपके राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इन पॉइंट की हम बात करें तो ये आपकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपकी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपकी पर्वतीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसमें हम एक और अगला पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमस की अधिकता होती है जिस कारण से अम्लीय गुण आ गए हैं, अतः पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है और पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती है। तो ये भी आप याद रख रहे हैं कि ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है कि जो जितने भी वृक्ष होते हैं उनके द्वारा जो भी पत्ते नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, मिट्टी के साथ मिलकर सड़ गलकर जो एक खनिज तत्व का निर्माण करते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्ण विकसित नहीं, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर कोई भी मिट्टी का निर्माण होता है वो क्या होता है, जब बारिश होती है तो इस मिट्टी को बहाकर ले जाते हैं, तो यहाँ पर फिर जो मृदा का निर्माण होगा फिर बहाकर ले जाएंगे, यानी पूर्ण विकसित मृदा नहीं, क्योंकि पूर्ण विकसित हो जाएगी तो इसमें अच्छी उपज होने लगेगी, लेकिन जिस कारण से इसमें मिट्टी बह जाती है, ऊपर की जो लेयर होती है वो बह जाती है, जिस कारण से मृदा में जो मुख्य तत्व होते हैं वो बहाकर नदियाँ ले जाती हैं, जिस कारण से इसे हम अविकसित मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस मृदा में कौन कौन से खेती की जाती है, तो मान लो कि यहाँ पर सेब और आपकी सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि अक्सर कि कौन सी मृदा को विकसित मृदा नहीं कहते हैं, तो याद रखना है। तो इसे हम पर्वतीय मृदा को नहीं कहते हैं विकसित मृदा। ठीक है, अविकसित मृदा है। तो अब हम बात करते हैं पीट एवं दलदली मिट्टी के बारे में। पीट एवं दलदली मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट है कि मृदा केरल, तमिलनाडु के तट पर जल जमाव के कारण पाई जाती है मृदा। दूसरा पॉइंट है कि पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से हुआ है, अतः इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है और सुंदरबन वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। चौथा पॉइंट है कि दलदली मिट्टी में ज्वार वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपकी पीट एवं दलदली मृदा है वहाँ पर कहाँ पर विकास हुआ है, जहाँ पर अधिक पानी जल भराव का कारण है वहाँ पर आपकी ह्यूमस की भी मात्रा पाई जाती है और आपकी पीट एवं दलदली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर हो गए। सुंदरबन वाले क्षेत्रों में भी आपकी पीट एवं दलदली मृदा का निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं लवड़ी एवं अंतिम मृदा के बारे में। तो जो लवड़ी एवं आपके क्षारीय मृदा के बारे में बात करते हैं, तो इसके जो पॉइंट बन रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आपकी अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी याद रखना है कि जो लवड़ी एवं क्षारीय मृदा है वो आपके अधिक सिंचाई जहाँ पर होती है वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ देख लेते हैं, अधिकांश हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर भारत का मैदान है, तो यहाँ पर आपकी लवड़ी एवं क्षारीय मृदा का निर्माण हुआ है। तो ठीक है, और इस मृदा को रे या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इस मृदा को हम कोरे या कल्लर नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम पॉइंट जो है, लवण प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि बरसीम धान और गन्ना। ये 3 पॉइंट हैं जो आपने हमारे साथ समझे, और आज हमने भारत में पाई जाने वाली 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा के बारे में जाना। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा में प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है कि लवड़ी एवं क्षारीय मृदा में प्रतिरोधी फसलें वो होती हैं जैसे कि बरसीम है, धान है, गन्ना है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ समझे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।